स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक बलगतिकी होता क्या है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। It is the branch of chemistry which deals with the study of rate of chemical reaction and factor affecting the rate of chemical reaction। कि अभिक्रिया कितनी तेजी गति से हो रही है उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेट को अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे रिएक्शन या तो तेज हो रहे हैं या तो स्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? ये केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसे हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि अभिक्रिया कितनी तेजी से हो रहा है, कितने स्लो से हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया की दर और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर है, जैसे टेम्परेचर हो गया, जैसे कंसंट्रेशन हो गया, कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन उसे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जब एक रिएक्टेंट और जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। ये पूरा प्रोसेस जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बनाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, लेकिन अगर हम रेट के अकॉर्डिंग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया की दर के आधार पर हम देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया निम्न दो प्रकार के होते हैं, एक तीव्र अभिक्रिया, एक मंद अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन। जैसा कि नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फास्ट रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा फास्ट होगा, अभिक्रिया की दर तेजी गति से होगी और इतनी तेज गति से होगी कि हम इसके रेट को मेजर नहीं कर सकते। इट्स रेट कैन नॉट बी मेजर और डिटरमाइन, इसके रेट को मेजर ही नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल की मैं बात करूं तो अगर हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन NaCl सॉल्यूशन है, NaCl सॉल्यूशन में हम सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट डालने के साथ ही तुरंत ही AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बन जाते हैं, और ये पूरी रिएक्शन इतनी तेजी गति से होता है कि हम इसके रेट को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो फास्ट रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है? फास्ट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके रेट को हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं मेजर कर सकते? क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, अभिक्रिया की जो दर होती है ना, वो बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, एग्जांपल तुम्हें पता होना चाहिए। स्लो रिएक्शन, मंद अभिक्रिया क्या होती है? तो ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसकी जो अभिक्रिया की दर होती है बहुत ही स्लो होती है, मतलब धीरे धीरे होती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज अगर धीमी गति से होगी तो उसके हम रेट को मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, तो इसके हम रेट को मेजर कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये बहुत तेज गति से होती है, रेट ऑफ रिएक्शन वेरी फास्ट होता है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन वेरी स्लो होता है, बहुत धीमी गति से होता है। क्योंकि ये तेज होता है इसलिए इसके रेट को हम मेजर नहीं कर सकते, ये स्लो होता है इसलिए इसके रेट को हम क्या कर सकते हैं? मेजर, अभिक्रिया की दर को माप सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल इसमें बात करें तो एस्टरीकरण, किसका एस्टरीकरण? तो एसिटिक एसिड, जब भी कभी भी एसिटिक एसिड एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3COH, ये एथिल अल्कोहल का फार्मूला है। जब भी ये वाला रिएक्शन होता है तो ये वाला हाइड्रोजन और ये OH ये मिलके H2O बाहर निकाल देता है, और ये हमारा C2H5 यहां पे आके जुड़ जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है। यदि इसमें से H को हम हटा दें, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हम रेडिकल्स लगाएं या फिर ग्रुप लगाएं, जैसे मैंने सपोज कि CH3 लगा दिया, तो CH3 को हम मैथिल बोलते हैं, इसका नाम देगा मैथिल एसीटेट। अगर मैं यहीं पे ही C2H5 लगा दूं, तो इसका नाम है C2H5 को एथिल बोलते हैं, एथिल एसीटेट। अगर मैं यहीं पे सोडियम लगा दूं तो सोडियम एसीटेट, पोटेशियम लगा दूं तो पोटेशियम एसीटेट। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। तो एसिटिक एसिड जब भी एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन किसी एसिड या बेस की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। इसका नाम देखेंगे एथिल एसीटेट, ये एस्टर है क्योंकि एस्टर का फार्मूला होता है RCOOR', ये एस्टर का फार्मूला है। ठीक है, और वाटर बनता है। तो ये था केमिकल रिएक्शन। अभी हमने केमिकल रिएक्शन, हालांकि और टाइप्स होते हैं लेकिन हम ऑन द बेसिस ऑफ रेट डिटरमाइन करें कि रेट के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, फास्ट और स्लो। ठीक है, अब आते हैं अभिक्रिया की दर। बार बार बोलेंगे अभिक्रिया की दर। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, अगर हम बात करेंगे 11वीं टॉपिक पे, वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है कि एकांत समय में हुए
एकांक समय में विस्थापन को, या फिर अगर मैं बात करूं चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन में टाइम। लेकिन यहाँ तो डिस्टेंस है, स्पीड और एक ही रेट वही तो है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस तो एक ही चलेगी। तो यहाँ पे क्या, पहले उसमें क्या हो रहा था, डिस्टेंस में चेंजमेंट आ रहा था। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो डिस्टेंस में चेंज आ रहा था, लेकिन यहाँ डिस्टेंस चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। कंसंट्रेशन किसका चेंज हो रहा है, तो रिएक्टेंट का चेंज हो रहा है और प्रोडक्ट का चेंज हो रहा है। रिएक्टेंट का हमने माना कि 100 ग्राम हमने रिएक्टेंट लिया, जब रिएक्शन चालू होगा तो 50 ग्राम 60 ग्राम स्टार्टिंग में प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो कितना चेंज कंसंट्रेशन में हुआ है यूनिट टाइम में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना अंतर आया है एकांक समय में, यूनिट टाइम, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जरा डेफिनेशन देखते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, जहां पे भी एकांक कोई चीज आ जाए वो चीज डिवाइड में चला जाता है। एकांक समय है मतलब समय क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन कि कितना चेंज हुआ है, 100 ग्राम से 56 ग्राम 50 ग्राम जो भी बन रहा है अपन में, और ये चेंजमेंट कितने समय में हुआ है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, तो अगर हम कंसंट्रेशन की यूनिट की बात करें तो मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन का यूनिट होगा मोल पर लीटर, और समय का सेकंड, तो यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर सेकंड। मोल पर लीटर या फिर बोल सकते हैं मोल लीटर इनवर्स और सेकंड माइनस 1। ठीक है, ये भी इसका यूनिट हो सकता है। अब आते हैं अभिक्रिया की औसत दर क्या होती है। दर को दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक औसत दर, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी होती क्या है कि अब एक निश्चित टाइम पीरियड में, एक डेफिनेट टाइम पीरियड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना चेंजमेंट हो रहा है, उसी को बोल देते हैं क्या, एवरेज वैल्यू, एवरेज स्पीड बोल सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक डेफिनेट टाइम में कितना चेंजमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभिकारक के उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में समय अंतराल, ये माइनस नहीं है, समय अंतराल। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा सी डिनोट कर रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन को, और डेल्टा टी टाइम डिफरेंस को, कितना टाइम डिफरेंस आया है। एक एग्जांपल जरा देखो कि क्या है। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, ऐसे बोल देगा कि हमने कोई ए और बी दो रिएक्टेंट, ए रिएक्टेंट लिया जिससे बी प्रोडक्ट बन रहा है। हमने ए कितने मोल लिया, माना कि ए लिया, ए हमने 100 मोल पर लीटर ले लिया, 100 मोल पर लीटर ले लिया। ठीक है, जिससे 25 मिनट में या फिर 32 मिनट में, मान लिया 32 मिनट में जो हमारा बी बना वो कितना बन गया, मान लिया 50 मोल, आसानी के लिए हम लेते 50 मोल पर लीटर अगर बन गया। ठीक है, मींस ए से बी बन रहा है 32 मिनट में कितना, 50 मोल पर लीटर बन गया कि नहीं बन गया। अगर मुझे एवरेज रेट निकालना होगा, एवरेज रेट निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, एवरेज रेट बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन, कितना है 100 में से 50 बना है तो कितना हो जाएगा 100 माइनस का 50, डेल्टा से क्या हो जाएगा 100 माइनस का 50 अपॉन में टाइम कितना है 32 मिनट, लेकिन आपको मिनट्स में नहीं लेना होता, सेकंड में लेना होता है। तो 32 इंटू 60, तो 50 अपॉन में 32 इंटू 60, कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा वो आंसर तुम लिखोगे, और लास्ट में यूनिट लगाना मत भूलना, क्या होता है यूनिट, मोल पर लीटर सेकंड, मोल पर लीटर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे तात्क्षणिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर। ठीक है, अब ये पढ़ा हमने औसत दर या फिर तात्क्षणिक रिएक्शंस क्या होती है ना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, जो कि तुरंत ही हो जाए, है कि नहीं। जैसे मैंने बताया था ये वाला जो फास्ट रिएक्शन होता है ये तुरंत हो जाता है, जैसे हमने मिलाया और मिली सेकेंड्स के अंदर में रिएक्शंस होती है, बहुत जल्द तुरंत ही होता है, मिलाते के साथ ही रिएक्शन चालू हो जाते हैं, तो ये फास्ट रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। करते नेक्स्ट टॉपिक, अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एट अ इंस्टेंट टाइम पीरियड। डेफिनेशन वही है जो स्पीड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, बस यहाँ जो हम टाइम पीरियड लेंगे ना वो बहुत ही शॉर्ट लेंगे, है कि नहीं है। मतलब डेल्टा टी जो होगा लगभग, मतलब टी जो होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि हम टी बहुत ही छोटा ले रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे
डेल्टा टी को डेल्टा टी नहीं लिख के dt लिख रहे हैं, ठीक है। जबकि एवरेज वेलोसिटी में जब हम फार्मूला लिखते हैं तो वहां पे हम डेल्टा टी लिखते हैं, डेल्टा सी अपन में डेल्टा टी। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि dc, चाहे तो हम इसको अगर लिखना चाहे तो dc अपन में dt भी लिख सकते हैं, dc अपन में dt। क्यों लिख रहे हैं dc अपन में dt? जो d है ना, ये बहुत माइन्यूट कंसंट्रेशन या माइन्यूट चेंजमेंट को बताता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, एट अ इंस्टेंट टाइम पीरियड, मतलब किसी एक निश्चित क्षण पर, क्षण मतलब बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड, एट इंस्टेंट टाइम पीरियड द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, एवरेज वेलोसिटी में और तात्क्षणिक दर में, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? हम एवरेज वेलोसिटी में ले रहे थे एट अ डेफिनेट टाइम पीरियड, किसी निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, टाइम पीरियड कि कितना चेंजमेंट हो रहा है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में, एट अ डेफिनेट टाइम पीरियड रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कितना चेंजमेंट हो रहा है, इसको क्या बोल देते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी। लेकिन यहां पे हम वही ले रहे थे, लेकिन क्या करें, किसी क्षण पर, एट अ इंस्टेंट टाइम पीरियड, किसी क्षण पर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में कितना परिवर्तन हो, उसको क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक दर, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर, तुम क्योंकि डेफिनेशन लगभग एवरेज वेलोसिटी से मिलती है, एवरेज रेट से मिलती है, तो तुम एवरेज रेट बस यहाँ पे मैंने कहा डेल्टा टी जो यहाँ पे होगा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, मतलब चेंज इन जो टाइम होगा बहुत ही शॉर्ट होगा, हम बहुत ही छोटे समय के लिए वेलोसिटी को मेजर करेंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें तो बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए हमने वेलोसिटी को मेजर कर लिया। जैसे मैं बात करूं कि हमारे पास ये कोई केमिकल रिएक्शन है, ए से बी हो रहा है, ए से बी बन रहा है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, अभिकारक उत्पाद है, ठीक है। अगर इसका तुमसे बोले कि इंस्टेंटेनियस रेट बताओ, कौन सा रेट, तात्क्षणिक दर बताओ, ठीक है कि नहीं है, तो तुम क्या करोगे बच्चों, देखो ए का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, ए का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो कंसंट्रेशन अपन में टाइम पीरियड, कंसंट्रेशन अपन में टाइम पीरियड, कंसंट्रेशन ए का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए मैंने माइनस डी है। और डी लगाने का रीजन मैंने बताया था, जब कभी कोई चीज बहुत छोटा लेते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लेते हैं, तो वहां पे जो हम लिमिट लगाते हैं डी लगाते हैं, डेल्टा का क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं, ठीक है। तो डी ए का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, ये जो बड़ा ब्रैकेट है ना, इसको मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं, या एक्टिव मास भी बोलते हैं, सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक, उसको एक्टिव मास बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, दोनों का मतलब यही है। तो अपन में dt, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं b के लिए, तो dv अपन में dt, यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं लगाएं क्योंकि b का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और a का कंसंट्रेशन घट रहा है, क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं वेग की सांद्रता पर निर्भर कि क्या हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा, है ना, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन, ठीक है। देखो मैं बताता हूं, जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे ए से बी बन रहा है, as soon as the time increase, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपने आप डिक्रीज होता चलेगा। देखो अभिकारक का जो वजन होगा घटेगा, अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, घटेगा। तो समय बढ़ने से या अभिक्रिया आगे बढ़ने से क्या होता है, अभिकारक का द्रव्य कंसंट्रेशन सांद्रता घटती है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, अभिकारक का जो सांद्रता होगा वो क्या होगा, घटेगा, और उत्पाद का सांद्रता बढ़ेगा, क्योंकि बी का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे मोल पर लीटर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक हम लेते हैं अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और किसके बीच में रिलेशन के लिए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में संबंध के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन है। क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव अनुपातिक क्रिया का नियम कहते हैं। क्या, जरा सुनो नियम ध्यान से। नियम ये कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, अच्छा डेफिनेट टेंपरेचर कंडीशन लगाना जरूरी है, किसी निश्चित ताप पर, ये भी होता है, किसी निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। At a definite time period, the rate of a chemical reaction is directly proportional to the products of molar concentration of reactant, product of molar concentration of reactant। Means अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन की,
हमने लिया A के A मोल, B के B मोल और T के C मोल लिया। जब इन्होंने आपस में रिएक्शन किया तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनेगा। मान लिया प्रोडक्ट कुछ ही बना, हमने उत्पाद लिख दिया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है कि नहीं? जो भी बने, एक बने दो बने फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है बच्चे? ठीक है, यहाँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन बच्चे कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए का सांद्रता, बी का सांद्रता और सी का सांद्रता, ये जो मोल होता है ना पावर में आ जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का टॉपिक है। जब कभी भी ये वाला निशान हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ कांस्टेंट क्या आ जाता है? के आ जाता है। ठीक है, के मतलब ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन और सी का कंसंट्रेशन, जहां पे के क्या है? के एक कांस्टेंट है, के एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है कि नहीं है? अब अगर मुझे इसका डेफिनेशन, जब भी तुमको कभी भी किसी इस कांस्टेंट का डेफिनेशन निकालना होता है, ठीक है, तो तुम क्या करते हो? बाकी जो चीजें होती है उसको हम क्या कर देते हैं? एक कर देते हैं, यूनिट कर देते हैं। अगर मैं ए, बी और सी का कंसंट्रेशन यूनिट कर दूं, एक अंक कर दूं, तो अभिक्रिया की दर किसके बराबर है? कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी, है ना? तो मैंने वही किया है। यदि अभिक्रिया की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता को मैंने 1 मोल पर लीटर कर दिया, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1 मोल पर लीटर, देन तो देखो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाएगी। तो यहां से के का तुम डेफिनेशन बड़ी इजीली तरीके से लिख सकते हो कि अतः वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वह वेग है, क्योंकि ये वेग को ही दर्शा रहे हैं। वेग स्थिरांक किसको दर्शा रहा है? वेग को दर्शा रहा है। दर और वेग की बात है। वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वह वेग है जब प्रत्येक अभिकारक का जो कंसंट्रेशन हो क्या हो? 1 मोल। दोबारा समझो इस लाइन को, हमने क्या किया? सबको क्या करता? अभिकारकों का सांद्रता 1 मोल कर दिया, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमने क्या कर दिया? 1 मोल कर दिया। तो क्या है क्या? सो द रेट कांस्टेंट इज दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट इज दैट मोल ऑफ केमिकल, दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिट। ठीक है, वेग स्थिरांक अभिक्रिया की वह दर है जब अभिकारकों का सांद्रण कितना मोल हो? 1 मोल प्रति लीटर हो या 1 अंक। समझ में आ गया सबको? ठीक है, आते फिर आगे। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि, या फिर तुम बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन के ऐसे प्रॉपर्टी, वेलोसिटी कांस्टेंट की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अभिलाक्षणिक गुण हैं। ठीक है, 2-3 याद रखने वाली बातें हैं। सबसे पहला पॉइंट है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट पे। रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ेगा। रेट कांस्टेंट की वैल्यू घटेगी, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन घटेगा। ठीक है, as soon as the rate constant increase, the rate of chemical reaction also increase. टेम्परेचर चेंज, जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? हालांकि देखो रेट कांस्टेंट जो होता है वो एक डेफिनेट टेम्परेचर पे हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए डेफिनेट होता है। रेट कांस्टेंट निश्चित ताप के लिए हर एक अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की वैल्यू होगी वो एक डेफिनेट होगी, निश्चित होगी। लेकिन अगर हम क्या इंक्रीज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो टेम्परेचर के जनरली बढ़ाने से या कभी कभी घटाने से भी होता है, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से या फिर घटाने से रेट कांस्टेंट का मान बदलता है। ठीक है, और तुम्हें पता है कि यदि रेट कांस्टेंट का मान बदलेगा, यदि रेट कांस्टेंट का मान बदलेगा तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी क्या होगा? बदलेगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले पॉइंट में लिखा था कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। As soon as the rate constant increase, the value of rate of chemical reaction also increase. ठीक है? अच्छा, एक चीज बताना भूल गया था, अभिक्रिया की दर, ये जो इक्वेशन आई है ना, इसको हम वेग समीकरण भी बोलते हैं, वेलोसिटी इक्वेशंस भी बोलते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, कल हमने कवर किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, अभिक्रिया की दर क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कि अभिक्रिया की वेग को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ठीक है, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज कर देते हैं या तो डिक्रीज कर देते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सांद्रण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, जब हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। समझ में आ गया? मतलब अभिक्रिया की दर को अगर हमें बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? अभिकारक का सांद्रण बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैंने लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मींस अभिकारक का सांद्रण
निर्भर करता है किस पे, अभिक्रिया की दर पे, या फिर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है अभिकारक के सांद्रण पर। अभिकारक का सांद्रण जितना ज्यादा बढ़ाएंगे अभिक्रिया उतनी ही तेजी गति से होगी। पहला फैक्टर था ये। दूसरा फैक्टर है प्रेशर, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। क्या होगा जब हम दाब बढ़ाएंगे? सबसे पहले तो दाब का जो कॉन्सेप्ट होगा वो कौन से रिएक्शन में होगा? गैसेस रिएक्शन में होगा, गैसीय अभिक्रिया में होगा। ठीक है, तो किसी भी गैसीय अभिक्रिया में यदि हम दाब बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो अणुओं के बीच में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में टक्कर बढ़ जाए, टक्करों की संख्या बढ़ती है, वो आपस में ज्यादा टकराएंगे, और जितने ज्यादा टकराएंगे रिएक्शन का रेट उतना ही तेज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते हैं, कौन सी रिएक्शन में? गैसीय रिएक्शन में। गैसेस रिएक्शन में जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं अभिक्रिया की दर वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है। तो दाब भी, अभिक्रिया की दर दाब पर भी निर्भर करता है। प्रेशर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, प्रेशर घटाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। ठीक है, दो हमने फैक्टर पढ़े अभी तक। कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन का भी यही था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा था। कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर का भी ऐसे है, गैसेस रिएक्शन में हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, प्रेशर को कम कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ताप का क्या प्रभाव होता है? ताप बढ़ाने पे या घटाने पे क्या होता है? तो तुमने पहले पढ़ा होगा दो टाइप्स की रिएक्शन होती है जनरली, थर्मो, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। एक में हमको हीट देना पड़ता है, एक में हीट बाहर रिमूव होता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ऐसा होता है टेम्परेचर के साथ, किसी किसी रिएक्शन में तो टेम्परेचर देने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है और किसी भी टेम्परेचर देने पे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। वैसे जनरली मेजरली जब हम देखते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ताप बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर अपने आप ही बढ़ता है, अणुओं के बीच में टक्कर बढ़ता है। टोटल जो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की जो दर है ना, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना टक्कर हो रहा है। जितने ज्यादा टक्कर होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर जैसे हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन फ्यू एक्सेप्शन, कुछ अपवादों को छोड़कर। और अपवाद में क्या होगा बच्चे? अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात करें, तो उसमें तो हमको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं बात करूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो वहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कुछ अपवाद है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन घट भी जाता है। ठीक है कि नहीं? अब आते हैं भौतिक अवस्थाओं का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो इससे पहले आपको दो टॉपिक कवर करना जरूरी है। एक होता है रिएक्शंस को अगर मैं वैसे डिफरेंशिएट करूं तो समांगी अभिक्रिया और विषमांग अभिक्रिया, होमोजीनियस रिएक्शन और हेटेरोजीनियस रिएक्शन। समांगी अभिक्रिया क्या होता है? जब अभिकारक अणु समान प्रावस्था में हो। जैसे मैं बात करूं कि H2 + Cl2 gives to HCl, इसमें ये भी गैस अवस्था में है, ये भी गैस अवस्था में और ये भी गैस अवस्था में। ठीक है, तो जब अभिकारक अणु सारे एक प्रावस्था में हो, यदि गैस में तो गैस में ही है, यदि सॉलिड में तो सॉलिड में ही है, यदि लिक्विड में तो लिक्विड में ही है। तो यदि अभिकारक अणु समान प्रावस्था में, इसको बोलते हैं समांगी अभिक्रिया, होमोजीनियस रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और यदि सपोज कि यहाँ पे यही सॉलिड हो जाता, जैसे गैस और ये सॉलिड हो जाता, हालांकि होता नहीं, सॉलिड हो जाता, तो क्या हो जाता है? विषमांगी अभिक्रिया। क्या हो जाता? विषमांगी। यदि अभिकारक अणु कैसी प्रावस्था में हो? विषमांग प्रावस्था। विषमांग मतलब एक सॉलिड और दूसरा वाला गैस हो, एक सॉलिड और दूसरा वाला लिक्विड हो, है ना? इसको बोलते हैं विषमांगी अभिक्रिया। तो कहने का मतलब ये है कि समांगी अभिक्रिया की जो दर होती है वो ज्यादा होती है। यदि अभिकारक अणु समान प्रावस्था में है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। If reactant molecules are in same state, then the rate of reaction is high. और यदि अभिकारक अणु विषमान, एक सॉलिड में दूसरा गैस में है, विषमांग अभिक्रिया है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम होगा, लेस होगा। समझ में आ गया? नहीं आ गया? ठीक है, अब आते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव, कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहले उत्प्रेरक क्या होता है वो समझो। तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते परंतु अपनी उपस्थिति मात्र से या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। Those substance which do not participate in a chemical reaction but in the presence of that substance the rate of chemical reaction either increase or decrease। ऐसे पदार्थ को हम कैटलिस्ट बोलते हैं और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम कैटालिसिस बोलते हैं, उत्प्रेरण बोलते हैं। ठीक है, एक सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है तुम्हारे में, उसमें कैटालिस्ट में पूरा डिटेल में लेंगे, लेकिन अभी तुम्हें पता नहीं कैटालिस्ट होता क्या है, उत्प्रेरक क्या होता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक जनरली कुछ नहीं है, एक पदार्थ है ये भी। ठीक है, जिसको रिएक्शन में डाला जाता है रिएक्शन कराने के लिए।
ठीक है, या तो इसके प्रेजेंस से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है या तो घट जाता है। तो मैंने क्या लिखा, कैटालिस्ट। उत्प्रेरक क्या होते हैं, इट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यह अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। हम ओवरऑल कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, या बढ़ा भी सकते हैं तो घटा। तो तुम सिंपल सा टर्म्स में ले सकते हो कि परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं आगे, यहां तक सबको कांसेप्ट क्लियर। सबसे पहले कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। दूसरा हमारा दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। भौतिक अवस्था, समांगी अभिक्रिया है तो अभिक्रिया तेज गति से होगी, विषमांगी अभिक्रिया है तो धीमी गति से होगी। उत्प्रेरक का प्रभाव बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। अब आते हैं अभिक्रिया की आणविकता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो डेफिनेशन सुनो पहले कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को, द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। कि किसी रिएक्शन में कितने मिनिमम मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। जरा देखो एग्जांपल, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो CO2 बना देगा, लेकिन यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल है, 2 मोल है, ऑक्सीजन के 1 मोल है। अगर तुमसे पूछे कि आणविकता कितनी है, तुम बताओगे कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल और इसके 1 मोल। तो टोटल रिएक्शन में कितना मोल, 3 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आणविकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगला रिएक्शन लेते हैं हम एसिटिक एसिड का एस्टरिफिकेशन, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। तो आणविकता क्या इसकी हो जाएगी, तो इसमें 1 मोल इसके 1 मोल इसके, यही तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के मिनिमम नंबर को ही क्या बोलते हैं, सम ऑफ द मिनिमम नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। देखो तो यहाँ पे आणविकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। एक इसका दूसरा डेफिनेशन है, क्या है कि अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स which is present in the rate determining steps of chemical reaction, ठीक है, कि वेग निर्धारक पद में कितना रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको बोलते हैं हम अभिक्रिया की आणविकता। अब आते हैं अभिक्रिया की कोटि, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में डिफरेंस आता है, मैं अभी डिफरेंस भी कराऊंगा आप लोगों को। पहले अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, डेफिनेशन सुनो ध्यान से। क्या कहते हैं, क्या अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसका सांद्रण अभिक्रिया के दौरान मापने योग्य परिवर्तित हो। अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसका सांद्रण अभिक्रिया के दौरान मापने योग्य परिवर्तित हो अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन, ठीक है, मेजरली चेंज इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, जिसका सांद्रण अभिक्रिया के दौरान मापने योग्य परिवर्तित हो, या फिर बोल सकते हो द number of reactant molecules whose concentration change in the chemical reaction is called order of a chemical reaction। जरा ध्यान दो, इसका एक दूसरा डेफिनेशन है, क्या कहता है दूसरा डेफिनेशन, कि अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रण पर स्थित घातों के योग के बराबर होती है। सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, कोटि में और आणविकता में डिफरेंस है। कोटि को तुम केमिकल रिएक्शन से देख के अनुमान लगा सकते हो कि ये 2 है, जैसे हमने अभी इसको अनुमान ही तो लगाए, 2 और 1 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। लेकिन जब बात होती है आणविकता को हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन बात करेंगे अगर हम कोटि की, तो कोटि को अनुमान नहीं लगाया जाता है, ये प्रैक्टिकली होते हैं, प्रायोगिक हैं। तुम्हें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा कि किसका सांद्रण चेंज हो रहा है रिएक्शन के दौरान, ठीक है, क्योंकि हमने डेफिनेशन यही पढ़ा है कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसका सांद्रण अभिक्रिया के दौरान मापने योग्य परिवर्तित हो, उसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली चीज है। आगे आते हैं, इसका एग्जांपल जैसे मैं बात करूं H2 + Cl2 gives 2HCl बन रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब इसका जो रेट है, इस रिएक्शन की जो रेट है, ना तो हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना तो क्लोरीन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे कर रहा है, सनलाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो रेट ऑफ आणविकता तो 2 हो जाएगी, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 है। लेकिन कोटि इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि इसकी जो दर है, अभिक्रिया की जो दर है ना, वो ना तो हाइड्रोजन पे डिपेंड कर रहा है, ना तो क्लोरीन। समझ में आ गया नहीं आ गया, इस पे सनलाइट पे डिपेंड करता है। तो कोटि कितनी हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट लेते हैं, हमारे पास सुक्रोज है, ठीक है। सुक्रोज का जब हम जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है, ठीक है। जब हम इस रिएक्शन को देखेंगे, इसकी आणविकता बात करूं तो आणविकता 1 और 1 2, आणविकता कितनी है 2 है, लेकिन कोटि जरा समझो, इस रिएक्शन की जो दर है ना, इस रिएक्शन का जो रेट है वो इसके वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है इस रिएक्शन के दौरान, वो क्योंकि वाटर का जो अमाउंट होता है इस रिएक्शन में वो ज्यादा होता है, तो इसका कंसंट्रेशन माइन्यूट चेंज होता है, ठीक है कि नहीं है। तो वाटर का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसका सांद्रण अभिक्रिया के दौरान मापने योग्य परिवर्तित हो, इसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम चेंज हो रहा है, ना के बराबर चेंज हो रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो इसीलिए इसको हम डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं। कंसंट्रेशन बदल किसका है, सुक्रोज का। किसका बदल रहा है, सुक्रोज का। सुक्रोज किसमें कन्वर्टर, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिंपल सा बात, अगर टोटल ओवरऑल मिला के लिखोगे समझोगे तो तुम ये कह सकते हो कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसका सांद्रण अभिक्रिया के दौरान मापने योग्य परिवर्तित हो। जैसे और तुम एक सिंपल से वर्ड में समझो तो क्या है कि जैसे ऐसे लिख सकते हो कि यह अभिक्रिया, इस अभिक्रिया की कोटि 1 है क्योंकि इस अभिक्रिया की दर जल के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है बल्कि सुक्रोज के सांद्रण पर निर्भर करती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट टाइम अभी हम कराते हैं आणविकता और कोटि। वीडियो ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बताओ। मैंने जब डेफिनेशन बताया तो पहला अंतर तो तुम डेफिनेशन लिख सकते हो कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसका सांद्रण अभिक्रिया के दौरान मापने योग्य परिवर्तित तो अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। द number of reactant molecules whose concentration measurably change during a chemical reaction is called order of chemical reaction। और इसमें क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को, the minimum number of reactant molecules which participate in a chemical reaction is called molecularity of reaction। तो हमें अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या जनरली देखने से पता चल जाता है कि 2 मोल है, 3 मोल है, 4 मोल, कितने मोल रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम अनुमान से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसको कंसंट्रेशन चेंज हमको देखना है तो कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन की कितना कंसंट्रेशन बदला है, ठीक है, ये हमको प्रैक्टिकल से पता चलता है। दूसरा डिफरेंस है, इसको हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, इसको हम इमेजिन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। फिर आते हैं, ये फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है, भिन्नात्मक हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये हमेशा जब भी होगा आणविकता जो कि पूर्णांक में होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। अब आते हैं, ये जीरो भी हो सकता है, जैसे मैंने एक जीरो का एग्जांपल दिया था H2 + Cl2 वाला, तो उसमें कोटि जो होती है वो जीरो हो सकती है, समझ में आ गया। लेकिन जो आणविकता होती है मॉलिक्यूलरिटी वो कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि रिएक्टेंट तो होगा ना रिएक्शन करने के लिए, तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कोटि से हमको क्या पता चलता है, इससे पता चलता है हमको अभिक्रिया के वेग और सांद्रण, वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का पता चलता है, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बदला है, ठीक है। इससे हम ऑर्डर से पता चलता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में यही लिया है कि जिसका सांद्रण अभिक्रिया के दौरान मापने योग्य परिवर्तित, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, वेग और सांद्रण का, रेट ऑफ रिएक्शन का और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट की कितना चेंज आया है। लेकिन इससे हमको क्या पता चलता है, क्योंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि इससे हमको अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या का पता चलता है। इससे हमें क्या पता चलता है, तो अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये डिफरेंस था। नेक्स्ट पे आते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। हेडिंग डालेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले इसका डेफिनेशन कवर करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो देखो, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक अणुओं के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक अणुओं के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। The reaction whose rate does not depend on the concentration of reactant molecules। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक अणुओं के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, सांद्रण पर
निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। द रिएक्शन whose concentration does not depend on the concentration of reactant molecule is called zero order reaction, is called zero order reaction। एक ऐसी अभिक्रिया जिसका जो रेट है ना वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, है ना, उसको बोलेंगे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, डेरिवेशन पे आते हैं कि क्या होगा इसका डेरिवेशन। पहले समझ लो, माना कि कोई ए से बी, ए से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ए से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, ए से उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, प्रारंभ में स्टार्टिंग में जब t इक्वल टू 0 होगा, स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 होगा, हमने क्या ले लिया, इसका a मोल ले लिया। कितने मोल ले लिया, a मोल हमने ले लिया। ठीक है, और ये बन कितना रहा है उत्पाद, 0 बन रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं बनेगा, है ना। जब t समय 0 रहेगा तभी कुछ भी नहीं बनेगा, मतलब उत्पाद प्रोडक्ट कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन t समय बाद आफ्टर टी टाइम, यदि मैं बोल समझू उसमें से किसमें से x मोल बाहर निकल गया, तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अभिकारक को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मींस a में से x अगर निकला है तो x मोल ही हमारा क्या बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा, x मोल ही प्रोडक्ट बन जाएगा। अब जरा देखो परिभाषा क्या करना है, परिभाषा से फ्रॉम द डेफिनेशन अगर हम बात करें, परिभाषा क्या क्या, वह अभिक्रिया जिसकी दर, द रिएक्शन हुज रेट को हम dx/dt से डिनोट कर सकते हैं ना, dx/dt से। किस पे डिपेंड करता है, तो अभिकारक मतलब A, अभिकारक अणुओं के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। मींस पावर लगा देंगे हम 0, अगर डिपेंड करता तो पावर 1 2 3 4 लगता, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड नहीं करता इसलिए पावर क्या लगेगा, 0। एक बार दोबारा देखते हैं इसको। पहले तो सबसे पहले तुम्हें डेफिनेशन बताना चाहिए, एक ऐसी रिएक्शन जिसका जो रेट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही ना करे, अभिकारक के सांद्रण पे डिपेंड ही नहीं करे, उसको क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, H2 + Cl2 gives 2HCl। यहाँ पे हमको सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है, मींस रिएक्शन का जो रेट है ना तो H2 पे डिपेंड कर रहा है ना तो क्लोरीन पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड किस पे कर रहा है, ये HCl पे डिपेंड और सनलाइट पे डिपेंड कर रहा है, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, अभी हम इसका वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं। अब देखो A से माना कि कोई उत्पाद बन रहा है, A से उत्पाद बन रहा है, प्रारंभ में जब t इक्वल टू 0 है, स्टार्टिंग में हमने इसके a मोल लिए, a मोल का मतलब 100 मोल पर लीटर ले सकते हो, 200 मोल पर लीटर, तुम्हारी मर्जी कितने भी मोल पर लीटर ले सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने कितना लिया, तो a मोल ले लिया, a मोल पर लीटर। लेकिन ये उत्पाद क्या होगा, स्टार्टिंग में जब t बराबर 0 होगा, मतलब स्टार्टिंग में समय 0 रहेगा तो प्रोडक्ट भी कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और t समय के बाद इसमें से x मोल निकलेगा, तो जितना मोल निकलेगा उतना ही प्रोडक्ट बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, अब परिभाषा क्या कहते हैं, परिभाषा कहते हैं क्या कि वह अभिक्रिया जिसकी दर बोले तो dx/dt किसके समानुपाती होता है, तो अभिकारक अणु की, अभिकारक क्या, A के सांद्रण मतलब बड़ा वाला ब्रैकेट के पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता मतलब पावर ने क्या लगा दिया, 0। तो dx/dt इक्वल टू, जब हमारा ये वाला प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो कोई एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट यहाँ पे मैंने लगा था k, और किसी चीज का पावर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है, मैंने इसके बटे में एक लगा दिया, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा कर सकते हैं, तो dx बराबर हो जाएगा k × dt। ठीक है, अब आते हैं तो dx इक्वल टू k × dt। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन करते हैं, तो समाकलन dx और समाकलन k × dt। लेकिन कभी भी कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है, dx का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, k को हम बाहर निकाल लेंगे, या फिर अभी करते हैं, हमें dx का समाकलन करना है, k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कभी भी समाकलन नहीं होता है, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे, dt, dx का हो जाएगा x, k और dt का t हो जाएगा। जैसे dx का x हो जा रहा था, इसी तरह से dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और समाकलन का एक रूल है, जब हमारा आंसर आता है तो प्लस हम c लगाते हैं, जिसको बोलते हैं समाकलन नियतांक। ठीक है, जहां c बराबर समाकलन नियतांक, इसको हमने माना इक्वेशन फर्स्ट, माना।
अब प्रारंभ में अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में, एट इनिशियल पॉइंट, प्रारंभ में स्टार्टिंग में t जब 0 था, जरा ध्यान देना, यहाँ पे जब समय 0 था हमारा, जब समय 0 था तो हमारे पास क्या था, यहाँ पे जो x कंसंट्रेशन है ये भी 0 था, क्योंकि तुरंत तो बना ही नहीं है, तो t 0 था और x क्या था, 0 था। अब यहाँ पे जरा वैल्यू पुट करो तो x की जगह 0, k इंटू टी की जगह 0 प्लस c, तो यहाँ से c इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, c इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, है ना। अब c का मान समीकरण 1 में रखो, c का मान समीकरण 1 में रखने पर c की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दी, तो x प्लस kt और प्लस c की जगह मैं 0 लगा सकता हूँ, c की जगह 0 लगा सकता हूँ, तो x प्लस kt, सॉरी x इक्वल टू kt, या आप बोल सकते हो k इक्वल टू x अपॉन में t, k इक्वल टू x अपॉन में t। यहाँ पे क्या आया है, शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र, ये क्या है, शून्य कोटि के वेग स्थिरांक का सूत्र, शून्य कोटि के वेग स्थिरांक का सूत्र, वेग स्थिरांक का सूत्र k इक्वल टू, ठीक है। अगर मैं इसका यूनिट लेना चाहूं, यूनिट क्या होगा, x दिखा रहा है, x नंबर ऑफ किसको दिखा रहा है, कंसंट्रेशन को दिखा रहा है, तो मोल्स पर लीटर, यूनिट होगा मोल पर लीटर और समय का सेकंड। ये कंप्लीट था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। एक एग्जांपल लेते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का। अगर मैं बात करूं शून्य कोटि की अभिक्रिया का, तो जैसे हमारा H2 है प्लस Cl2 है, H2 है प्लस Cl2 है, ठीक है। अगर मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है इसका अभिक्रिया, ठीक है, तो 2HCl बनता है। तुमसे पूछेगा कि बताइए कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, तो ऐसे बोल सकते हो कि उपरोक्त दिया गया अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें अभिक्रिया की जो दर है वो H2 एवं क्लोरीन के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। This reaction is zero order reaction because the rate of this reaction does not depend on the concentration of hydrogen and chlorine। समझ में आ गया? इसका जो रेट है वो सनलाइट पे डिपेंड करता है, कि सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और सनलाइट के प्रेजेंस एब्सेंस में रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही ये शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो तुम्हें रीजन बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोल सकते कि जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, विद रीजन तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जीरो ऑर्डर का है तो क्यों है, और फर्स्ट ऑर्डर का है तो क्यों है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हेडिंग लगाएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन कवर करते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक अणुओं के सांद्रण के प्रथम, उसमें क्या था, अभिकारक अणुओं के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। शून्य कोटि में अगर ध्यान देंगे तो वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक अणुओं के सांद्रण के घात के समानुपाती नहीं होता है, मतलब निर्भर नहीं करता है। देखो डेफिनेशन देखो, वह अभिक्रिया, those reactions, वह अभिक्रिया जिसकी दर whose rate, जिसकी दर अभिकारक अणुओं के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। The reaction whose rate is directly proportional to the first power of the reactant molecule. The reaction whose rate directly proportional to the first power of concentration of reactant molecule is called first order reaction। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक अणुओं के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होता है, वहां पे क्या कहता था, अभिकारक अणुओं के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। शून्य कोटि का अगर हम देखेंगे तो एक ऐसी रिएक्शन जिसका जो दर है वो अभिकारक अणुओं के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आते हैं प्रथम कोटि में। तो
तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसकी जो दर है वो अभिकारक अणुओं के सामर्थ्य के प्रथम घात के फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब जरा डेरिवेशन देखते हैं इसका। तो माना कि कोई हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, फिर वही ए से हमारा उत्पाद बन रहा है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, प्रारंभ में, स्टार्ट में, प्रारंभ में क्या होगा? प्रारंभ में जब t इक्वल टू 0 है, यहाँ पे हम इसके कितने ए मोल लेंगे, ए मोल पर लीटर लेंगे, इसका कुछ भी नहीं बनेगा क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा तो t समय बाद, ठीक है, t समय बाद, आफ्टर t टाइम, इसमें से कुछ ना कुछ मोल निकलेगा, है ना। रिएक्शन क्योंकि चालू हो गया है, माना इधर x मोल बन गया, x मोल पर लीटर। अब जरा देखो परिभाषा क्या कहता है, डेफिनेशन से अगर हम बात करें, परिभाषा से कहते हैं क्या, वह अभिक्रिया जिसकी दर, द रिएक्शन हुज रेट को हम dx अपॉन dt से शो कर सकते हैं, किस पर निर्भर करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अभिकारक अणु। अभिकारक अणु मतलब A, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मतलब A, सांद्रण मतलब बड़ा वाला ब्रैकेट हम लगाएंगे, अभिकारक अणु के सांद्रण के प्रथम घात के फर्स्ट पावर, तो यहाँ पे हमको पावर कितना लगाना पड़ेगा? फर्स्ट। ठीक है, तो dx अपॉन में dt, dx अपॉन में dt, जब ये वाला निशान हटता है तो कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ गया? k आ गया। लेकिन जरा देखो अब इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, क्यों? क्योंकि पावर क्या? फर्स्ट है। तो देखो जब रिएक्शन चालू होगा तो कंसंट्रेशन का कितना है? a माइनस एक्स। क्या है? a माइनस एक्स, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया तब कुछ कंसंट्रेशन चेंज हुआ होगा, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है? a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। आगे देखेंगे, देखो dx बराबर, dx इक्वल टू, ठीक है, सॉरी dx, इस a माइनस एक्स को हम बट्टे में ले आते हैं, a माइनस एक्स को बट्टे में, तो dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k है और dt को इधर ले जाएंगे तो k इंटू dt, k इंटू dt। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर लेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है, तो इसका समाकलन करेंगे ना, समाकलन dx अपॉन में a माइनस एक्स इक्वल टू k का समाकलन होगा नहीं, क्योंकि k क्या है? कांस्टेंट है, k का कभी भी समाकलन नहीं होता। समाकलन क्या हो जाएगा? dt। बच्चों देखो dx अपॉन में a माइनस एक्स का समाकलन होता है माइनस लॉग e a माइनस एक्स, माइनस लॉग e a माइनस एक्स, ये इसका समाकलन होता है। ठीक है, इक्वल टू k का k रह जाएगा और dt का समाकलन t होता है, dt का समाकलन t होगा। और मैंने बताया था लास्ट वाले उसमें कि एक जब आंसर आता समाकलन में हमको c लगाना पड़ता है, जहां पे c क्या होता है? समाकलन नियतांक, जहां c बराबर समाकलन नियतांक, समाकलन नियतांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं नियतांक। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब प्रारंभ में, प्रारंभ में, प्रारंभ में समय हमने क्या ले लिया बच्चों? 0, क्योंकि स्टार्टिंग में रिएक्शन प्रारंभ ही नहीं हुआ, तो t क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और हमारे पास x भी कितना हो जाएगा? 0। स्टार्टिंग में t भी 0 होगा और x भी 0 होगा। जरा देखो तुम वैल्यू पुट करो तो माइनस लॉग e, a की जगह a रख देंगे और x की जगह 0 रखेंगे तो सीधा a हो जाएगा, लॉग a हो जाएगा, इक्वल टू जब t हमारा 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो c बराबर सीधा क्या हो जाएगा? लॉग a हो जाएगा ना। क्लियर है? ठीक है, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो फर्स्ट क्या है? माइनस लॉग e a माइनस एक्स इक्वल टू kt और प्लस c की जगह मैं क्या कर दूं? माइनस लॉग e a, माइनस लॉग e a। अब देखो ये वाला माइनस का है, जब बराबर की तरह के तो क्या आ गया? kt को मैं यही रहने दूं, kt इक्वल टू, ये माइनस का है, जब इधर आएंगे तो लॉग e a, ये वाला माइनस का ही रहेगा, माइनस लॉग e a माइनस एक्स। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग में जो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग में जो माइनस में होता है ना वो डिवाइड में आ जाता है। देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं साइड में लिख देता हूं,
log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन में n। ठीक है, ये अलग तो अलग चीज है। log में जो माइनस में होता है ना वो डिवाइड में आ जाता है। जरा ध्यान देना, मुझे यहाँ से k का डेरिवेशन निकालना है। हम k के लिए डेरिवेशन सॉल्व करना है। k इक्वल टू ये 1 अपॉन में t इधर चला जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड में आ जाएगा तो k इक्वल टू 1 अपॉन में t। log की प्रॉपर्टी होती है, ये log में किसमें माइनस में है तो ये किसमें आ जाएगा बट्टे में, log e a अपॉन में a माइनस का x। अब हमको एक चीज पता है कि log e जो होता है ना बच्चों ये इक्वल होता है 2.303 log 10 के, log 10। ठीक है, मतलब अब देखो k इक्वल टू यहाँ पे मैं log e को 2.303 log से रिप्लेस कर सकता हूँ तो 1 की जगह 2.303 log e की जगह log 10 अपॉन में t और a अपॉन में a माइनस का x। ये एक फाइनल इक्वेशन आया है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। k क्या है यहाँ पे, प्रथम अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र। प्रथम अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र, वेग स्थिरांक का सूत्र, फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक बार दोबारा देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसकी जो दर है वो अभिकारक अणु के सांद्रण के प्रथम घात के फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसको बोलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे डेरिवेशन करते हैं हम, जैसे ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने कितने मोल लिए, 0 मोल लिए, समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही टी में रिएक्शन चालू हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कुछ ना कुछ मोल बाहर निकलेगा, जितना मोल बाहर निकलेगा मतलब उतना ही प्रोडक्ट बन गया, एक्स बाहर हो गया। अब डेफिनेशन क्या कहते हैं, द रिएक्शन हुज रेट बोले तो dx अपन में dt डिपेंड्स ऑन द concentration of reactant first power of the concentration of reactant molecules। सांद्रण, अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात, अभिकारक का सांद्रण a की पावर 1 के समानुपाती होता है। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू, जब ये वाला निशान हटता है कांस्टेंट आ जाएगा k a माइनस x मैंने ये वाला कंसंट्रेशन लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन में प्रारंभ हो गया तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, a माइनस का x, a माइनस का x, a माइनस x को मैं यहाँ लिया है, dt को यहाँ लिया है। देखो यहाँ पे a माइनस x तो dx अपॉन में a माइनस x और k इंटू dt। हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, ठीक है, तो समाकलन dx अपॉन में a माइनस x और k क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कभी भी समाकलन नहीं होता, ठीक है, k समाकलन dt। जरा ध्यान देना, इसका जब समाकलन होगा तो होगा माइनस लॉग e a माइनस x, माइनस लॉग e a माइनस x, k का k और dt का क्या होगा, t होगा। कभी भी समाकलन में एक कांस्टेंट लगा देते हैं प्लस c, यहाँ पे c क्या है, समाकलन नियतांक है। अब प्रारंभ में अगर मैं देख के चलूंगा तो t बराबर क्या है, 0 है, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा तो प्रोडक्ट भी कुछ भी नहीं बनेगा, मतलब x भी क्या है हमारा 0 है। तो यहाँ पे मैं t और x की वैल्यू इसमें रखूंगा, माइनस लॉग e a, इसके जगह 0 तो मतलब सीधा लॉग a हो जाएगा, इसका टू ये 0 तो ये भी खत्म पूरा 0, इसका टू c का मान दोबारा समीकरण 1 में रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, log e a माइनस x इक्वल टू kt, c के जगह मैं माइनस log e a लगाऊंगा तो माइनस log e a, kt को मैंने यहीं रहने दिया, ये माइनस का log e a है, बराबर किधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस log e a और ये वाला माइनस log e a माइनस का x। log की प्रॉपर्टी होती है, log में जो चीज माइनस में होता है, log में जो चीज माइनस में होता है वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। तो k इक्वल टू, क्योंकि t प्रोडक्ट में है तो t बट्टे में आ जाएगा, k इक्वल टू 1 अपॉन में t log 10 a अपॉन में a माइनस x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसमें था, माइनस में था। ओके, अब हमको पता है log e की जो वैल्यू होती है वो 2.303 log 10 के बराबर होती है, ठीक है। तो k इक्वल टू, इस log e को हम रिप्लेस करेंगे 2.303 log 10 से, अपॉन में t है t और a अपॉन में a माइनस x। ये जो इक्वेशन आया है ये वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए इक्वेशन आया है, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र, फार्मूला फॉर द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट में, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो लो। देखो हमने कवर किया था
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का फॉर्मूला, वेग स्थिरांक का फॉर्मूला हमने क्या था, k इक्वल टू 2.303 अपॉन में t log 10 a अपॉन में a माइनस एक्स, log 10 a अपॉन में a माइनस एक्स। ये हमारा फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम अभी डिराइव किया था पीछे, ठीक है कि नहीं है। अब एक नया टॉपिक आता है अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ क्या होता है, ठीक है। तो एक नया टॉपिक लिखेंगे अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन बोल सकते हो, हाफ लाइफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन कवर करेंगे क्या होता है अर्ध आयु काल। तो देखो वह समय जिस पर कोई अभिक्रिया, जिस पर किसी अभिकारक का सांद्रण अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाए, इट इज द टाइम at which the concentration of reactant molecules remains its half to the half of the initial concentration is called half life, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखते हैं वह समय जिस पर किसी अभिकारक का सांद्रण अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाए अर्धायुकाल कहलाता है। It is the time period when the concentration of reactant molecules remains half of its initial concentration is called half life of a chemical reaction। जैसे जनरली अगर मैं बात करूं रेडियो एक्टिव, हम जितने भी पुरानी चीजों का मेजर करते हैं, एज मेजर करते हैं, तो कार्बन 12 या कार्बन 14 एक टेक्निक होती है जहां से मेजर करते हैं, या तो हम किसी भी चीज का अर्ध आयुकाल निकाल लेते हैं, हाफ लाइफ निकाल लेते हैं कि उसका कितना बिग टाइम है। चलो ध्यान दो थोड़ा सा, हाफ लाइफ क्या होता है एक बार दोबारा देखते हैं। हाफ लाइफ होता क्या है, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसपे रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रहता है, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रहता है, क्या कहलाता है तुम्हारा, हाफ लाइफ कहलाता है, ठीक है। हाफ लाइफ के लिए डेरिवेशन लेते हैं हम, ठीक है। अब मैं हाफ लाइफ के लिए टी क्या ले लूंगा बच्चों, टी इक्वल टू टी हाफ लिख सकता हूं क्योंकि समय कितना हो गया, आधा हो गया, ठीक है। अच्छा ये हमारा क्या है, ए को मैंने ए ही रहने दिया, और अगर मैं बात करूं a माइनस एक्स की वैल्यू, a माइनस एक्स की, बताओ a माइनस एक्स मतलब आधा कंसंट्रेशन खत्म हो गया। जरा ध्यान देना, हमने एक रिएक्शन लिया था अभी फर्स्ट ऑर्डर में, a से हमारा क्या बन रहा था, उत्पाद बन रहा था, a से उत्पाद बन रहा था। जब t 0 था हमारा तो यहाँ पे हमने a मोल लिए थे, कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन जब t हाफ आधा समय बीतेगा, जब आधा समय बीतेगा, ठीक है, आधा समय बीतेगा तो इसमें से क्या निकल जाएगा बच्चों, a अपॉन में 2 निकल जाएगा, हाफ बाहर हो जाएगा, a अपॉन में 2 बाहर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये जो a अपॉन 2 निकलेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे t इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, t हाफ आ गया, और a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, a अपॉन में 2, क्योंकि a में से a अपॉन 2 घटेंगे तो भी a अपॉन 2 ही बचेगा, ठीक है। वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन में, देखो k इक्वल टू 2.303 अपॉन t, t की जगह मैं t हाफ लगा दूं, t की जगह क्या है, t हाफ है, log 10 a की जगह a, और इस a माइनस एक्स की जगह मैं क्या लगा सकता हूं, a अपॉन में 2, a से a खत्म हो गया, काटते नहीं है वैसे। k इक्वल टू 2.303 t हाफ log 10 2 log 10, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है। तो k इक्वल टू, जब हम इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 0.693 अपॉन में t हाफ, तो t हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन में k, ये डेरिवेशन आ गया हमारा हाफ लाइफ का, ठीक है। t हाफ क्या बच्चों, अर्ध आयुकाल हाफ लाइफ, ठीक है। ये हाफ लाइफ है, इस पे न्यूमेरिकल था, अगर न्यूमेरिकल भी कवर करेंगे, ओके। अब एक नया टॉपिक आता हमारा, सबसे पहले अच्छा हमें फर्स्ट ऑर्डर का कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि क्या क्या एग्जांपल है, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण,
एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले मैथिल एसीटेट का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैथिल एसीटेट। पहला उदाहरण क्या है, मैथिल एसीटेट का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैथिल एसीटेट। तुम्हें मैथिल एसीटेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो एसीटेट मतलब CH3COO, ये एसीटेट होता है। मैथिल है मतलब मैं क्या लगा दूं, CH3, क्या लगा दूंगा, CH3, मैथिल एसीटेट। जल अपघटन कर रहे हैं मतलब H2O रहेगा। मैंने तुम्हें पहले कवर कराया था कि जब हाइड्रोलाइसिस जब भी होता है तो किसी एसिड या फिर किसी बेस के प्रेजेंस में होगा। हमने यहाँ पे एक एसिड ले लिया, HCl ले लिया, तो देखो क्या होगा, CH3COO H और प्लस का CH3OH। देखो बच्चों, इसको मैं HOH लिख सकता हूँ या फिर H2H लिख सकता हूँ, CH3OH, और ये वाला H आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, CH3OH, एसिटिक एसिड बन गया मैथिल एल्कोहल। इसका अगर मैं बात करूं, ऑर्डर कितना है इसका, फर्स्ट है, ऑर्डर है फर्स्ट। और मैं बात करूं मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, आणविकता कितनी है, आणविकता 1 और 1 2। तो लेकिन हमें कारण पता होना चाहिए कि ऑर्डर इसका 1 है तो क्यों है। तो तुम कैसे आंसर दोगे, तुम्हें रिएक्शन दे देगा और बोलेगा क्या, बताओ इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है। ठीक है, तो तुम बड़े आसानी से दे सकते हो कि दिया गया अभिक्रिया की कोटि 1 है, क्योंकि अभिक्रिया की जो दर है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो वाटर पे डिपेंड नहीं करता है, उसका जो कंसंट्रेशन, वो रेट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मैथिल एसीटेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है कि नहीं है। आणविकता क्यों दो गई, क्योंकि आणविकता का हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स है ना, रिएक्टेंट के नंबर कितने हैं, 2 मोल्स हैं, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, शुगर का हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन ऑफ शुगर। ठीक है, शुगर का सेकंड एग्जांपल इसका, शुगर का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर। शुगर बोले तो शर्करा, जल अपघटन। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ये शुगर का फॉर्मूला है। जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे मतलब H2O वाटर के प्रेजेंस में, फिर देखो ये एक एसिड या बेस लाना चाहिए, हालांकि ये किसी इन्वर्टेस एंजाइम के प्रेजेंस में भी कवर होता है। ठीक है, लेकिन हम एसिड से भी अपघटित कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 प्लस फ्रक्टोज बनेगा C6H12O6। ग्लूकोज फ्रक्टोज का फॉर्मूला वैसे सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। पढ़ोगे टॉपिक आगे जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो। देखो यहाँ पे, तो ये क्या बच्चों, ये हमारा सुक्रोज है, ये क्या है, सुक्रोज है। तो सुक्रोज का जल अपघटन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1। कैसे ऑर्डर 1 हो जाएगा, इसका जो कंसंट्रेशन है ना, वो वाटर रेट जो है वो वाटर पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि सुक्रोज के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, सुक्रोज तुम जितना ज्यादा बढ़ाओगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज उतना ज्यादा ही बनेगा। सुक्रोज कम मिलाओगे तो इसका कंसंट्रेशन कम मिलेगा। ठीक है, ऑर्डर 1 हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2। अब जरा देखो, एक नया टॉपिक आता है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया। इंपोर्टेंट है सारा, अभी जो टॉपिक मैंने कवर कराया बहुत इंपोर्टेंट है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया। ठीक है, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो जरा यहीं से अपने आप समझ में आ जाएगा, एक ऐसा रिएक्शन, टॉपिक क्या है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। डेफिनेशन सुनो क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि तो 1 हो परंतु आणविकता 1 से अधिक हो, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाता है। The reaction whose order is 1 but the molecularity is more than 1, molecularity is more than 1 is called pseudo unimolecular reaction। क्या ये वाला pseudo unimolecular reaction है? क्या ये भी pseudo unimolecular reaction है? समझ में आ गया। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसकी कोटि तो कितनी हो, 1 से अधिक हो, और सॉरी कोटि 1 हो, आणविकता 1 से अधिक हो, क्या कहलाता है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाता है, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाता है। ये हमने ओवरऑल कवर किया था। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का हर एक टॉपिक कवर किया है। अभी न्यूमेरिकल देखेंगे, तो अभी न्यूमेरिकल करेंगे हम कवर। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमने क्या क्या टॉपिक कवर किया और क्या कितना इंपोर्टेंट है वो बताएंगे। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल कवर करते हैं। इससे पहले हमने क्या देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक कवर किया और कौन सा टॉपिक कितना इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने किया था टॉपिक अभिक्रिया की दर।
रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इंपोर्टेंट है। फिर उसके दो पार्ट थे, एक तात्क्षणिक वेग था, एक औसत वेग था। एवरेज वेलोसिटी था और एक तुम्हारा स्पॉन्टेनियस वेलोसिटी बोल सकते हो वो था। ये दोनों इंपोर्टेंट नहीं है उतना ज्यादा, लेकिन अभिक्रिया की दर इंपोर्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन इंपोर्टेंट है। ठीक है, फिर आते हैं आगे। फिर हमने पढ़ा था अभिक्रिया की कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि इफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जैसे कि प्रेशर हो गया, ये कवर किया था। ठीक है, उतना इंपोर्टेंट ये भी नहीं है। हाँ, फिर आगे हमने एक इंपोर्टेंट टॉपिक लिया था अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, तुमको डेफिनेशन के साथ विद डिफरेंस पता होना चाहिए, एटलीस्ट 5 डिफरेंस तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिया था। जीरो ऑर्डर के एग्जांपल्स 2-3 एग्जांपल्स हैं, वो तुम्हें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर के 2-3 एग्जांपल पता होने चाहिए। जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन बहुत ही, जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन है k इक्वल टू, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन का लास्ट ऑर्डर जो हमारे क्वेश्चन आया था, k इक्वल टू 2.303 अपॉन में t log 10 a अपॉन में a माइनस x। ठीक है, इसका डिराइव करना बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसका डिराइव करना आना चाहिए और इस पे ही न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, फिर हमने एक हाफ लाइफ के लिए एक डेरिवेशन किया था, जहां से t हाफ इक्वल टू फार्मूला निकल गया था 0.693 अपॉन में k, 0.693 अपॉन में k। इन दोनों से रिलेट करके तुमसे फार्मूला पूछा जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आभासी एकाणुक अभिक्रिया, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हैं, इसमें तो सबसे मेजरली इंपॉर्टेंट है इसके लिए डेरिवेशन एस्टैब्लिश करना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए डेरिवेशन की एस्टैब्लिशमेंट डिराइव करना, और हाफ लाइफ के बारे में बताना, और अभिक्रिया की कोटि, आणविकता में डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और एक तुम्हारा आभासी एकाणुक अभिक्रिया, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है कि नहीं है? ठीक, अच्छा, एग्जांपल्स तुमको पता होने चाहिए। जीरो ऑर्डर के कुछ एग्जांपल्स विद रीजन पता होने चाहिए, और फर्स्ट ऑर्डर के कुछ एग्जांपल्स विद रीजन। 2-3 कराए वही काफी होते हैं, बार-बार वही रिपीट्स होते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो अभी हम इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये 2 फार्मूला लिखा है, इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं, जरा ध्यान देना। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, सुनो ध्यान से। कहता है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता की प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। दोबारा सुनो, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधा रह जाती है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करो। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, 60 सेकंड्स में कोई रिएक्टेंट है, वो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बोलता है कि फाइंड द रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जरा ध्यान देना क्या कहना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 60 सेकंड में अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, 60 सेकंड में अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाता है। मतलब तुमको 60 सेकंड टी हाफ दिया होगा, क्योंकि टी हाफ का हमने डेफिनेशन यही पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिस पर रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाए। मतलब टी हाफ इक्वल टू, बच्चों क्या दे दिया तुमको? टी हाफ इक्वल टू 60 सेकंड, 60 सेकंड। ठीक है, तो और तुमसे क्या पूछ रहा है कि k इक्वल टू क्या? ऊपर वाला फार्मूला लगाओ, अपने आप ही निकल के आ जाएगा। तुम्हारे पास फार्मूला है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन में k, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 0.693 अपॉन में k, सॉरी अपॉन में टी हाफ कितना है? 60 सेकंड है, गुना भाग करो और k की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, पॉइंट हटाया हमने और 30 या फिर अपने आप कैलकुलेशन कर देना, k की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, इसे खुद करना है आपको। ठीक है, सेकंड हम एग्जांपल सेकंड लेते हैं, सेकंड समझ आ रहा है, ये समझ में आ गया। ठीक है, तुम्हें ये बस पता होना चाहिए तुम्हें समय कौन सा दिया है, टी हाफ दिया है या कौन सा समय दिया है। और बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं इस वाले फार्मूला में कि a कहाँ लगाना और a माइनस एक्स क्या लेना है। एक और घुमाइए, मैं बोलता हूँ, ये आसान था, पहले आसान लिया था, जरा एक देखना। कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वारा एक रेडियोएक्टिव तत्व की मात्रा 100 वर्ष में आधी रह जाती है। सुनना ध्यान से, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जो 100 ईयर में अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है। 100 ईयर में इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है। मतलब टी हाफ इक्वल टू कितना दे दिया बच्चों? 100 ईयर। कितना साथ दे दिया बच्चों? 100 ईयर दे दिए हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं क्या कि बताओ कितने समय में उसकी मात्रा चौथाई हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/4 हो जाएगा। बताओ कितने समय में उसका जो कंसंट्रेशन है वो अपने पहली सांद्रता का 1/4 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं a इक्वल टू a, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन तो हमारा a होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? a होगा, और a माइनस एक्स क्या होगा?
ए माइनस एक्स कह रहे हैं अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाएगा। ए माइनस एक्स इक्वल टू ए अपॉन में 4 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ए अपॉन में 4। तुमसे पूछे कितने समय में अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाएगा, तुमसे समय पूछ रहे हैं, टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड बताओ। दोनों फार्मूला का इस्तेमाल होगा, देखो कैसे इस्तेमाल होगा। एक बार क्वेश्चन दोबारा समझो अच्छे से। कहता है कि कोई एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जो 100 ईयर में अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है, मतलब टी हाफ इक्वल टू हाफ से 100 ईयर दे रखा है। कह रहे क्या? फाइंड द टाइम पीरियड एट व्हिच its concentration remains 1/4 of its initial concentration। आप टाइम बताओ जिस पर वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता का 1/4 रह जाएगा। 1/4 का मतलब जो a माइनस एक्स दिया हुआ है ना, बचा हुआ कंसंट्रेशन जो है, जैसे a से कोई हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, a से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, a से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। इनिशियल इसमें t इक्वल टू 0 पे क्या है? कंसंट्रेशन a है, ये कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन a माइनस एक्स t इक्वल टू 100 ईयर, 100 ईयर पे क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है 1/4, a अपॉन में 4 है ना, ये जो भी निकलेगा वो निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, मुझे यहाँ से t निकालना है, लेकिन इस t को निकालने के लिए मुझे k की वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए, k की वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरा मोटिव होगा k का फॉर्मूला निकालना, ठीक है, सॉरी k का वैल्यू निकालना। चलो हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है k इक्वल टू 0.693 अपॉन में t हाफ, अपॉन में t हाफ। मैं सेकंड में नहीं बदल रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही पूछ रहा है, तो आंसर में ईयर में लिख दूंगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो k इक्वल टू बच्चों, k इक्वल टू 0.693 अपॉन में t हाफ 100 ईयर दे रखा है, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो k इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूँ क्या? 0.0069, कोई दिक्कत है? 100 की वजह से मैंने 2 पॉइंट इधर खिसका दिया। k की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, और क्या है? k इक्वल टू 2.303 अपॉन में t log tan a अपॉन में a माइनस x, ये हमारे पास फॉर्मूला है। k की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आई है? तो 0.00693 2.303 के जगह 2.303। हमको मेजरली निकालना क्या है बच्चों? t निकालना है। क्या निकालना है? t निकालना है। log tan a की जगह मैंने a ही रहने दिया, और a माइनस एक्स की जगह देखो क्या है? a अपॉन में 4। यही तो क्वेश्चन क्या है ना, हम यही टाइम पीरियड निकालना है। a अपॉन में 4, a से a खत्म हो जाएगा, तो देखो t को मैं इधर लिया हूँ, t इक्वल टू 2.303 अपॉन में 0.00693, ये वाला इधर आ गया। log tan 4 ऊपर चला जाएगा। तुम 4 या तो तुम्हें log 4 की वैल्यू पता होनी चाहिए, नहीं log 2 की वैल्यू हमने तो डेरिवेशन में भी किया है 0.3010। log 4 को मैं ये लिख सकता हूँ log 2 की पावर 2। log 4 को ये भी तो लिख सकते हैं 2 2 4 है ना। तो log की एक और प्रॉपर्टी होती है, log में जो पावर होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, प्रोडक्ट में आ जाता है। ठीक है, तो t इक्वल टू 2.303 0.00693 इंटू 2, ठीक है, इंटू log 10 log 2, ठीक है। तो t इक्वल टू 2.303 इंटू 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010 अपॉन में 0.00693। ठीक है, जब इसका और इसका तुम गुणा करोगे तो 0.693 आएगा। तो t इक्वल टू 0.693 अपॉन में 0.693 इंटू 2 और 0.00693 ठीक है। देखो इन दोनों का गुणा किया 0.693 इंटू 2 अपॉन में 0.00693। देखो पॉइंट्स है 1 2 3 1 2 3 4 5, इससे सीधा हम कितना टाइम खत्म हो जाएगा ये 2.303 इंटू 2 log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 अपॉन में 0.00693। ठीक है, जब इन दोनों का हमने प्रोडक्ट गुणा किया तो 0.693 इंटू 2 अपॉन में ये आ जाएगा 0.00693। हमने पॉइंट से पॉइंट हटाया और 2 जीरो इधर हमने लगा दिया, 693 से 693 खत्म और सीधा आंसर क्या है 200 ईयर्स। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ गया कि 200 ईयर में वो उसका अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/4 कंप्लीट हो जाएगा। ओके